बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपका टीचर हबीबुल्लाह कमर। तो आज हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल, हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आज इसको मुकम्मल कर लें। हमने लास्ट लेक्चर में भी इसके ऊपर डिस्कशन की थी सॉरी जी। तो आज हम इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आप सब ठीक है ना? कोविड 19 के लॉकडाउन के अंदर हम इन क्लासेस का अरेंज कर रहे हैं, तो होपफुली कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी, चूँकि जो ऑनलाइन अर्निंग होती है ना, इसमें सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट की बढ़ जाती है। टीचर अवेलेबल नहीं होता, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन के तो अगर कोई कॉन्सेप्ट उसकी समझ में नहीं आता तो वो एज इट इज़ तो नहीं पूछ सकता कि सामने जैसे टीचर बैठा होता है, तो उसे फिर थोड़ी सी खुद से मेहनत करनी पड़ती है। तो सेल्फ लर्निंग जो होती है ये ज़्यादा एक्सप्लोर करती है चीज़ों को। बहरहाल स्टार्ट करते हैं जी। आपको याद होगा कि हमने एस मॉडल्स की जब एवोल्यूशन की बात की थी तो हमारे सामने चार मॉडल आए थे। एक मैनुअल मॉडल था, फ्लैट फाइल मॉडल था, डेटाबेस मॉडल था और REA मॉडल था। दो के ऊपर हमने कुछ डिस्कशन की थी। मसलन हमने बात की थी कि पिछले 50 साल से इसकी एवोल्यूशन चल रही है और पूरी दुनिया के अंदर आज भी ये चारों सिस्टम्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये इसकी एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। ऐसा नहीं हुआ कि जब एक मॉडल आया तो उसने दूसरे मॉडल को जो है वो उसी वक्त रिप्लेस कर लिया, बल्कि आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिसके अंदर मैनुअल प्रोसेसिंग भी हो रही है, फ्लैट फाइल डेटाबेस भी हो रही है और एडवांस्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स भी उसके अंदर मौजूद हैं और वो भी काम कर रहे हैं। यानी मार्केट के अंदर हर किस्म का मॉडल इस वक्त भी मौजूद है, हालांकि ये 50 साल पहले की एवोल्यूशन स्टार्ट हुई हुई है। मैनुअल प्रोसेस मॉडल में हमने ये देखा था कि ये सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मॉडल है। तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो फिज़िकली परफॉर्म की जाती हैं, यानी एक कस्टमर का आके एक ट्रेडर से किसी कमोडिटी को बाय करना और उन रिसोर्सेज को किसी ख़ास आदमी का, अकाउंटेंट का, मुंशी का उसको रिकॉर्ड कर लेना, किसमें, अकाउंटिंग बुक्स के अंदर या जर्नल्स के अंदर या जो भी उन्होंने कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है। ये सारा काम अगर वो फिजिकली कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं रिकॉर्ड कीपिंग का, तो ये मैनुअल प्रोसेस मॉडल था। उसके बाद था फ्लैट फाइल मॉडल। फ्लैट फाइल मॉडल कंप्यूटर्स के आने से इन्वेंट हुआ था 1960s के अंदर और 1980s के अंदर मेन फ्रेम का दौर था। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में क्या होता था कि एक मेन सिस्टम होता था CPU और बाकी सारे वर्क स्टेशन उसके साथ अटैच कर दिए जाते थे। उसमें ये कैपेसिटी होती थी कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा यूज़र्स को एंटरटेन कर सकता था। लेकिन आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जहाँ पे फ्लैट फाइल मॉडल जो है वो चल रहा है। आज की प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर तो ये मॉडल बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आज भी फ्लैट फाइल मॉडल जो है वो काम कर रहा है। तो फ्लैट फाइल मॉडल के बारे में हमने एक डायग्राम देखी थी। ये वो मेन डायग्राम थी जो इस डायग्राम से हमने जो देखे थे कि इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। देखें, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है ना, तो वो कस्टमर डाटा को भी सेव कर रहा है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अपनी एप्लीकेशन है, वो भी कस्टमर डाटा को सेव कर रहा है। और जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, इसकी जो सर्विस शेड्यूलिंग सिस्टम है, ये जो हमने लिखे हुए हैं ना, ये वाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे उनके अपने अपने सिस्टम है। यानी प्रोडक्शन वालों के पास अपना एक सिस्टम है, मार्केटिंग का अपना एक सिस्टम है, अकाउंट्स का अपना सिस्टम है, और ये सिस्टम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। और ये सारे सिस्टम जो है वो कस्टमर का डाटा सेव कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक ही डाटा को एक से ज़्यादा जगह पर हम स्टोर करते हैं तो उस डाटा के अंदर जो है वो इनकंसिस्टेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं। नंबर वन तो ये है कि डाटा जो है ना वो, ये देखें दो चीज़ें लिखी हुई हैं, डाटा स्टोरेज एट सिंगल प्लेस। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि डाटा जो है वो एक जगह पे स्टोर हुआ है, दूसरे का दूसरी जगह पे स्टोर हुआ है, कोई कॉमन प्लेस पे नहीं है। यानी डाटा स्टोरेज एट सिंगल प्लेस है, डाटा स्टोरेज एट कॉमन प्लेस नहीं है कि किसी एक कॉमन जगह पे हो जहां से सारे एक्सेस कर रहे हो। तो इससे नुकसान क्या होता है कि जब डाटा को, कस्टमर का डाटा है, अब इसी की मिसाल ले लें
एक कस्टमर है उसका हमने एड्रेस अपडेट करना है, तो यहाँ भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, मार्केटिंग वालों को भी अपडेट करना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट को भी अपडेट करना पड़ेगा। तो डाटा अपडेशन जो है वो मल्टीपल जगह पे होती है। तो ये कुछ नुकसान हमने देखे थे, यहाँ तक हमने बात को मुकम्मल किया था। आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, टास्क डाटा डिपेंडेंसी हो सकती है, हाई डाटा रिडंडेंसी। आज हम इन्हीं से आगे बात को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हम बात शुरू करते हैं डाटा स्टोरेज की। डाटा इज नॉट स्टोर्ड एट सिंगल लोकेशन सो दैट ऑल यूजर कैन एक्सेस इट। ऐसा नहीं है कि वो एक सिंगल लोकेशन के ऊपर जो है ना उसे स्टोर किया जाता हो। ठीक है, ये जो पिछली स्लाइड है इसमें नॉट का लफ्ज जो है ना वो मिसिंग है। डाटा स्टोरेज एट नॉट सिंगल प्लेस है ये। ठीक है जी, तो क्या हुआ कि एक जगह पे मौजूद नहीं है। फ्लैट फाइल सिस्टम के अंदर हर छोटा छोटा सिस्टम जो है, जैसे वो हमने डायग्राम में देखा, सारे जो हैं वो अपने डाटा को खुद मेंटेन कर रहे होते हैं। हर सिस्टम अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है ना वो डाटा को मेंटेन कर रहा होता है। बड़ी ज़बरदस्त इसकी एग्जांपल है। आप आजकल के मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर हम देखें ना, तो देखें कि फेसबुक जो है वो अपने डाटा को खुद सेव कर रही होती है और बाकी जितनी भी ऐप्स होती हैं तमाम ऐप्स का डाटा उनके साथ मौजूद होता है। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट लिस्ट की, तो कॉन्टैक्ट लिस्ट एक ऐसा डाटा होता है कि जिसे सारे यूज़ कर सकते हैं। मैसेंजर भी यूज़ कर सकता है, उसे व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकता है, और अगर आप कोई और ऐसी कम्युनिकेशन ऐप यूज़ करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट को जो है ना वो सारे के सारे यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप देखें कि एक तरीक़ेकार क्या है कि हम डाटा को किसी कॉमन स्टोरेज पे रख लें और उसके बाद सारी एप्लीकेशंस उसको जो है ना वो एक्सेस कर सकें और उसको अपडेट भी कर सकें और डेफिनेटली उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकें। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हम बहुत सारा डाटा जो है वो डुप्लीकेट डाटा जो होता है वो हम स्टोर कर रहे होते हैं। हंड्रेड थाउजेंड्स एंड डजन्स ऑफ रिकॉर्ड्स हमारी डाटाबेस में या हमारी फाइल्स के अंदर ऐसे मौजूद होते हैं जो एक से ज़्यादा दफ़ा है। मार्केटिंग में भी उन्हीं कस्टमर्स का डाटा पड़ा होगा, प्रोडक्शन में भी उन्हीं कस्टमर्स का डाटा होगा और इसी तरह सेल्स में, परचेज में। तो वो डाटा जो है वो डुप्लीकेट होता रहेगा, जिससे डेफिनेटली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है और इनएफिशिएंसी भी जनरेट हो सकती है। और एक और फॉल्ट जो आ सकता है वो आ सकता है इनकंसिस्टेंसी का, कि एक सिस्टम में डाटा और तरह का पड़ा हुआ है और दूसरे सिस्टम में वही डाटा जो है, मैं मिसाल देता हूँ, मैं अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ कि एक एप्लीकेशन में जो एक बंदा उसको हैंडल कर रहा है, जब सिटी का नाम दाखिल करता है ना तो वो पूरा नाम लिख देता है शहर का, जैसे इस्लामाबाद है, लाहौर है। और दूसरी जगह पे जब दूसरा एजेंट उसको कर रहा होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे पूरा नाम ना लिखे और वो किसी और तरह उसको स्टोर कर सकता है। डाटा को जब कभी भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसकी एक लोकेशन पर ना होने की वजह से उसकी अपडेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। डिफ़िकल्ट होने से क्या मुराद है, क्योंकि डाटा जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे मैंने जो पहले शुरू में एग्जांपल दी वही मैंने यहाँ लिखी हुई है। हम वेंडर का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो वेंडर का एड्रेस जो है वो मल्टीपल साइट्स के ऊपर इस वक्त लोकेटेड है। ठीक है, तो मल्टीपल साइट पर ही हमें जाकर उसे जो है वो चेंज करना पड़ेगा। यानी आप देखें कंप्यूटर के हवाले से आपको एक ही रिकॉर्ड जो है वो एक से ज़्यादा जगह पे जाकर अपडेट करना पड़ता है। करेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि जो वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन होती है डुप्लीकेट डाटा की, वो कम हो जाती है। मसलन आपका डाटा तीन जगह पे डिफरेंट, एक ही डाटा तीन जगह पे स्टोर है, तो आप उसकी क्या वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। वैल्यू ऑफ हो सकता है कि तीनों में डिफरेंस हो। एक जगह पे वेंडर का एड्रेस जो है वो अपडेट होना रह गया था या उन्होंने अभी नहीं किया था। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके पास जो एड्रेस आ रहा है, आप 100% ये नहीं कह सकते कि ये एड्रेस जो है वेंडर का या ये जो डाटा है ये बिल्कुल ओके है, इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। लेकिन आप इसके दूसरी तरफ देखें, अगर डाटा कॉमन होता, तो जब एक डिपार्टमेंट ने वेंडर इंफॉर्मेशन को चेंज करनी थी तो वो कॉमन चेंज होनी थी और वो हर जगह शो हो जानी थी, हर जगह विजिबल हो जानी थी। तो उस कॉमन डाटा की स्टोरेज की जो वैल्यू है वो ज़रा बेहतर हो जाती है। ठीक है जी, हम जब अपडेट करते हैं, अगर अपडेट हमारा फेल हो जाता है तो आउटडेटेड डाटा जो है वो हमें अपने फाइल्स के अंदर नज़र आएगा, जो कि ज़ाहिर है उसकी वैल्यू को कम कर देगा। ठीक है जी, इफ़ फ्यू फाइल्स इंफॉर्मेशन हैव बीन चेंज्ड बट इन ड्यू फेलियर, बिल्कुल वही बात कर रहा है वो, इससे इनकरेक्ट डिसीजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
डाटा टास्क डाटा डिपेंडेंसी क्या है? ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, बिल्कुल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये चीज़ है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ये चीज़ है कि टास्क और डाटा की डिपेंडेंसी क्या है। टास्क और डाटा की डिपेंडेंसी कुछ इस तरह से है कि हम देखते हैं कि हमारे पास ना टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखें बैंकिंग अकाउंट्स रिसीवेबल की, और ये हमारे पास डाटा है। तो ये डाटा जो है ना, ये ख़ास तौर पर इसके लिए, इसी एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। हो सकता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स कस्टमर डाटा के सेल्स इनवाइस के यहाँ पे डिफरेंट हों, और जो मतलब प्रमोशन सिस्टम के अंदर है और यहाँ पे डिफरेंट हों। समझ आ रही है कि यानी ये जो फाइल्स हैं, ये जो आप इसको ऐसे समझें कि ये 3 क्लर्क हैं, ठीक है? ये 3 एजेंट हैं आपके, और ये 3 अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट का जो एजेंट है ना, ये 3 रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, और वो अपना एक सिस्टम चला रहा है अकाउंट रिसीवेबल का या बिलिंग का। जो प्रोडक्शन प्रमोशन वाला बंदा है, वो कस्टमर और सेल्स के साथ अपना काम चला रहा है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जिस किस्म का फॉर्मेट इसने अपने रजिस्टर्स के अंदर मेंटेन किया हुआ है, वही फॉर्मेट इसने फॉलो किया हो, ठीक है? तो ये जो 3 रजिस्टर्स हैं, है ये भी सेल्स का और ये भी सेल्स का, लेकिन ये जो सेल्स का है, ये स्पेसिफिकली डिपेंड करता है इस सिस्टम के लिए। ये पॉसिबल है, और ऐसा ही होता था कि एक फाइल जो है दैट, जब ये, अब इसको हम दे लेते हैं कंप्यूटर की ज़ुबान, ये बेसिकली एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, और ये उसके अंदर वो फाइल्स हैं जिनके अंदर उस सॉफ्टवेयर का डाटा पड़ा हुआ है। तो ये जो डाटा है, ये स्पेसिफिकली डिपेंड करता है इस टास्क के ऊपर, और ये टास्क डिपेंड करती है इस डाटा के ऊपर। अगर आप इस टास्क को इस सेल्स इनवाइस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन नहीं होगा, आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो बात है, इसे हम कहते हैं टास्क डाटा डिपेंडेंसी। यूजर इंफॉर्मेशन जो होती है, वो कॉन्स्ट्रेंड होती है कि वो किस तरह से अपने डाटा को प्रोसेस करेगा और कंट्रोल करेगा। तो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर जो है, वो डाटा की शेयरिंग का जो फॉर्मल मैकेनिज्म होता है, उसको स्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप देख भी सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर कोई लिंक ऐसा मौजूद नहीं है जिससे डाटा शेयर हो रहा हो। डाटा कम्युनिकेट तो किया जा सकता है, चूंकि ये एक अलहदा सिस्टम है, ये अलहदा सिस्टम है, बट डाटा शेयरिंग इसमें कहीं भी नहीं हो रही। ये वो लिमिटेशंस थी, करेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, टास्क डाटा डिपेंडेंसी, तो लिमिटेड डाटा इंटीग्रेशन। अब फाइल्स आर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट एंड अरेंज टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड ऑफ सिंगल यूजर। ये भी वही बात बनती है ऑलमोस्ट, लेकिन इसका नाम इंटीग्रेशन के साथ है कि जो फाइल है डाटा की, वो एक खास किस्म की एप्लीकेशन के लिए बनी हुई है। श्योरिंग दैट सच स्ट्रक्चरिंग अ पर्टिकुलर यूजर में एक्सक्लूड डाटा एट्रीब्यूट्स दैट आर यूजफुल टू द अदर। जैसे मैंने कहा कि बिलिंग वाले को जो सेल्स के लिए डाटा चाहिए, वो डिफरेंट हो सकता है जो प्रोडक्ट प्रमोशन वाले को सेल्स के लिए डाटा चाहिए। तो वो अपनी फाइल्स के अंदर बिलिंग वाला और तरह के एट्रीब्यूट्स को स्टोर करेगा। एट्रीब्यूट से मुराद ये होता है ना कि प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, सेल्स की डेट क्या है, और बिलिंग जो है वो कैश में हुई या क्रेडिट में हुई। अब प्रमोशन वाले को तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन वाले को तो हो सकता है कि जो एक सेल्स है उसकी ट्रांजैक्शन की ज़रूरत ही ना पड़ती हो। तो डाटा सेल्स का ही हैंडल हो रहा है, लेकिन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के साथ जो है ना वो यूज़ किया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि डाटा की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो लिमिटेड होती है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से रिडंडेंसी बढ़ सकती है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा जो है वो बढ़ सकती है। अब इन सारी चीज़ों को ज़रा देखें। इस सारी लिमिटेशंस को रिमूव किया गया विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मॉडल। ये हमारा तीसरा मॉडल था। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी इन तमाम प्रॉब्लम्स को, अच्छा उस 1960 की अगर हम बात करें ना, तो 1960 में डेटाबेस था ही नहीं, इसीलिए फ्लैट फाइल मॉडल था। डेटाबेस की जो हिस्ट्री है वो भी यही बताती है कि डेटाबेस पहले फ्लैट फाइल्स की सूरत में था, बाद में ये शेयरिंग वाली ऑप्शंस और रिलेशनल डेटाबेसेस का ज़माना आया, तो उस सूरत में फिर आकर ये सिस्टम भी बेहतर हो गया। अब बन गया ये डेटाबेस मॉडल। क्या बड़ी चेंज आई, ये डायग्राम आपको बताएगी। डिपार्टमेंट्स उसी तरह मौजूद हैं, उनकी एप्स उसी तरह मौजूद है। ये देखें, ये कस्टमर सेल्स है, लेकिन डाटा आपका एक ही जगह पर मौजूद है। दिस इज कॉल्ड डेटाबेस। डेटाबेस की एग्जांपल ये होती है कि जहां पर आप डाटा को इस तरह से कलेक्ट करके रख दें, यानी इसको अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो इसे कहते हैं लॉजिकली शेयर्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी ये एक ऐसी कलेक्शन होती है जो अमंग डिफरेंट एप्लीकेशंस, अमंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, अमंग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन शेयर हो रही होती है।
कॉमन एग्जाम्पल है हमारी ज़िंदगी में। आप देखें, नादरा की डेटाबेस एक ही दफ़ा बनती है, लेकिन वो कहाँ-कहाँ शेयर हो रही है। वो टेलीफ़ोन वाले यूज़ कर रहे हैं, सेलुलर कंपनीज़ में वो यूज़ हो रही है, बैंक्स वाले उसी डेटाबेस को शेयर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, पासपोर्ट वाले उसी को शेयर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। आज आज की करंट एग्जाम्पल आप देख लें कि जी डाटा डाटा आपका स्टोर है डेटाबेस के अंदर, लेकिन एहसास की जो एप्लीकेशन बनाई गई है, एहसास प्रोग्राम वाली, उस एप्लीकेशन के अंदर वही डाटा जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये डेटाबेस मॉडल का है नहीं, ये बेसिकली डेटाबेस की खूबी है। डेटाबेस एक ऐसी कलेक्शन ऑफ डाटा है जो होती ही शेयर्ड है, उसको शेयर किया जा सकता है। और कौन करता है उसको शेयर? उसके लिए सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। यानी आपने यहाँ पे डाटा को स्टोर कर दिया, कस्टमर डाटा भी है, सेल्स भी है, कैश भी है, प्रोडक्ट भी है, और ये दरमियान में एक सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर में रखना पड़ेगा जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मौजूद हैं, जैसा कि ओरेकल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का नाम आपने सुना होगा। ये बड़े बड़े नाम हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये आपकी टास्क नहीं है एज एन अकाउंटेंट, आपकी ये टास्क नहीं है। एज एन अकाउंटेंट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि डेटाबेस मॉडल में जो हमारी डेटाबेस है वो शेयर्ड होती है, और एक मैकेनिज्म के तहत अकाउंट्स वालों को उनका डाटा मिल रहा होता है, मार्केटिंग वालों को उसी डेटाबेस में से उनका डाटा मिल रहा है, और प्रोडक्ट सर्विसेज वाले जो हैं उनको उनका डाटा मिल रहा है। अगर हम गौर से देखें तो ये एक बेहतर डायग्राम होगी। रिडंडेंसी इसमें नजर आ रही है आपको? कभी भी नहीं होगी। जो कस्टमर का डाटा मार्केटिंग वाले को अवेलेबल है वही अकाउंटिंग वाले को अवेलेबल है। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन बढ़ गई है, इंटीग्रेशन डाटा की बढ़ गई है, रिडंडेंसी बिल्कुल खत्म तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती है। ये जो था ये हमारे पास था डेटाबेस मॉडल। इसमें जो की रोल होता है वो डीबीएमएस का होता है, क्योंकि ये वैलिडेट कर रहा होता है एक्सेस को, और ये यूज़र लेवल की जो एक्सेस होती है कि कौन सा यूज़र किस डाटा को एक्सेस कर सकता है, कौन सा यूज़र। अब इसका एक नुकसान हो सकता है, वो नुकसान देखें। इसका मतलब क्या है कि अकाउंटिंग वाले मार्केटिंग का डाटा देख सकते हैं, मार्केटिंग वाले जो जो हम एक कॉमन सेंस के जी एक्सेस, लेकिन नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये यूज़र्स के एक्सेस को इस तरह से डिफाइन करता है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जितनी इजाज़त मिलेगी वो इस कॉमन डेटाबेस में से सिर्फ वही डाटा देख सकेंगे जो डाटा उनके रेलेवेंट होगा। एक्सेस राइट्स के थ्रू जो कि डीबीएमएस इंप्लीमेंट कर सकता है, एनफोर्स कर सकता है। डेटाबेस मॉडल में अगर डाटा को शेयर्ड लोकेशन पे रखा गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम लोग तमाम डाटा को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ डाटा डिपार्टमेंट्स में प्राइवेट भी होता है जिसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखना लाजमी होता है। तो उस सूरत में क्या है, हम जानते हैं कि अगर हम कंप्यूटर की एग्जांपल लें ना, तो कंप्यूटर में भी दो अकाउंट बन जाते हैं। अगर आप दो अकाउंट बनाएंगे तो दोनों की डेस्कटॉप का डाटा जो है वो डिफरेंट हो जाता है। तो बहरहाल यूजर एक्सेस कंट्रोल्स के जरिए हम इसकी प्राइवेसी को भी जो है वो इंश्योर कर सकते हैं, और इस डेटाबेस के शेयर्ड फीचर की मदद से एक ही जगह पे डाटा को स्टोर करके आप डिफरेंट जगह पर भी डाटा को शेयर कर सकते हैं। ये इस मॉडल के अंदर था। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है जी, कि कॉमन शेयर डेटाबेस अब हमें मौजूद है। तमाम ऑर्गेनाइजेशन यूजर्स के पास जो डाटा की कलेक्शन है वो एक ही है जिसको सारे अब शेयर करेंगे। दूसरा फायदा अगर हम देखें कि डाटा अवेलेबल टू द एंट्री एंड देयर राइट्स टू एक्सेस इट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर देखें डाटा के शेयर होने से एक अजाफी काम हमें करना पड़ेगा, एडिशनल नीड आ जाएगी। किस चीज़ की? डाटा अवेलेबिलिटी की और डाटा के एक्सेस के राइट्स की। ये ज़हन में रखिएगा। डाटा के अवेलेबल, मैं एग्जांपल देता हूँ डाटा अवेलेबिलिटी क्या है। डाटा अवेलेबिलिटी ये है कि आपका डाटा एक शेयर्ड लोकेशन पे पड़ा हुआ है, शेयर्ड डाटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है, तो वो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए ऑल द टाइम अवेलेबल होना चाहिए। ये तो होगी डेटाबेस अवेलेबिलिटी। असल में ये लफ्ज़ जो है ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर या जो एडवांस्ड सिस्टम है वहाँ पे ज़्यादा इसकी समझ आ जाती है। जैसे वेबसाइट का डाटा जो होता है वो शेयर्ड होता है और अपनी सर्वर के ऊपर मौजूद होता है, तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या है कि कोई यूज़र जब भी उसको एक्सेस करे तो वो डाटा उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। अब इसकी मिसाल नादरा के लिए ही आप ले लें कि नादरा की डाटाबेस जो है वो शेयर्ड है, सारे डिपार्टमेंट्स उसको शेयर कर रहे हैं, तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए? नंबर वन, उसकी अवेलेबिलिटी तमाम यूजर्स को होनी चाहिए। इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा जब आप शेयर डाटाबेस को शेयर करेंगे। तो
दूसरी चीज़ क्या होगी कि बैंक्स वालों को वो सारे राइट्स नहीं होने चाहिए जो राइट्स एफबीआर वालों के हैं, तो ये दो अजाफी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं डाटा को शेयर्ड लोकेशन बनाने के लिए या शेयर डेटाबेस बनाने के लिए, बाकी इसमें कोई नहीं है। ईच एलिमेंट इज स्टोर्ड ओनली वंस, एक दफा ही कस्टमर का डाटा स्टोर किया जाएगा, मार्केटिंग का डाटा स्टोर किया जाएगा या दूसरे डाटा जो हैं वो एक ही दफा स्टोर किए जाएंगे। बिकॉज ईच डाटा एलिमेंट एग्जिस्ट ओनली वंस, तो इसका मतलब है कि अपडेट भी हमें एक ही दफा करना। एक वेंडर है, एक सप्लायर है, अगर उसका एड्रेस चेंज हो गया है तो जिसकी भी जिम्मेदारी है वो अकाउंट्स वाले की जिम्मेदारी है, वो सेल्स वाले की है, परचेज वाले की, जो बंदा भी उसके एड्रेस को अपडेट कर देगा वो चेंज जो है वो पूरे डेटाबेस में हर जगह अवेलेबल होगी। तो यही कुछ हम पीछे देख के आए थे कि जो फ्लैट फाइल डाटा मॉडल है उसमें हमें डाटा सिंगल जगह पे मौजूद नहीं है, नंबर 1 डुप्लीकेशन हो रही है, नंबर 2 था, नंबर 3 क्या था हमारे पास कि रिडंडेंसी है और हमें अपडेशन एक से ज्यादा दफा करनी पड़ती है, और जो चौथी बड़ी बात थी टास्क डाटा डिपेंडेंसी थी। इस डायग्राम में आप देखें कि टास्क डाटा डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, यही एप्लीकेशन भी इस डेटाबेस को यूज कर रहा है और ये भी इसी को यूज कर रहा है। अब ये नहीं है कि इसका डाटा अलहदा से है, सारे शेयर्ड डाटा के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन को अगर आप चेंज कर देंगे तो इस डेटाबेस को चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और अगर आप इस डेटाबेस में कोई चेंज करेंगे तो इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब ये सेपरेटली मैनेज हो रही हैं दोनों चीजें, डेटाबेस और आपकी एप्लीकेशंस जो हैं। तीसरा मॉडल जो है वो चौथा मॉडल सॉरी, ये हमारे पास है रिसोर्स इवेंट्स एंड एजेंट मॉडल। ये एक नया मॉडल है, बेसिकली ये एक नया अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना कि बेसिकली इसमें होता क्या है कि डिफरेंट व्यू पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन, चीज़ें वही हैं आपके पास अकाउंटिंग में, और क्या हो सकता है जी, ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, और आपके इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक इवेंट्स जो है ना ये अक्कर हो सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें वही हैं लेकिन इनको 3 मुख्तलिफ व्यू पॉइंट से देखा जा रहा है। मसलन नंबर 1 वो कहता है कि ये मॉडल जो है ना वो रिसोर्सेज पर, इवेंट्स पर और एजेंट्स पर जो है ना वो बेस करता है, और इनके रिलेशनशिप के दरमियान जो है ना वो होता है। यानी उसने काफ़ी सारे नामों को निकाल दिया कि डेटाबेस क्या है, फ्लैट फाइल क्या है, एसेट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर चीज़ जो है वो जितना भी डाटा होता है उसको आप कैप्चर करेंगे और उसको आप एक रिलेशनल डाटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे, और उसके बाद आप उसको किस व्यू पॉइंट से हैंडल कर रहे होंगे। नंबर 1 आपके पास रिसोर्सेज होंगे, नंबर 2 आपके पास जो है वो इवेंट्स होंगे, और नंबर 3 एजेंट्स होंगे। क्या हैं ये तीनों लफ्ज? नए लफ्ज हैं, थीम पुराना है, यानी लफ्ज ही सिर्फ नए हैं। रिसोर्सेज आपके पास क्या है देखें जरा, आपके तमाम जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तमाम आपके एसेट्स जो आपके लेजर आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी मशीनरी आपके रिसोर्सेज हैं, आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है ये भी आपका एक एज अ रिसोर्स हैंडल होगा, और जितने भी आपके आर्टिफैक्ट्स मौजूद हैं जो एक अकाउंटिंग पेमेंट ऑफ सेल्स है, कैश है, जितनी भी ये चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर एज एन एसेट्स या जो आप कह रहे हैं चीज़ें यूज़ होती हैं, ये सारी की सारी रिसोर्सेज हैं। और इवेंट्स क्या हैं? तमाम वो इवेंट्स जिसको आप ट्रांजैक्शन का नाम नहीं देते थे, आपके तमाम इकोनॉमिक्स इवेंट्स जो हैं जिसके ज़रिए आपके किसी भी रिसोर्स के अंदर चेंज आती है ना, वो आपका इवेंट है। मसलन हमने प्रोडक्शन के अंदर आते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल चेंज हो जाता है, रॉ मटेरियल हमारा रिसोर्स है, प्रोडक्शन जब हो गई तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारा सोर्स है, तो हमारे 2 रिसोर्सेज जो हैं वो चेंज हुए हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक इवेंट है। एक्सचेंज इवेंट है, कंजम्पशन इवेंट है, सेल्स इवेंट्स है, ठीक है जी, परचेजेस जो हैं ये इवेंट्स हैं। तो जितनी भी जिसको आप ओल्ड में कहते थे जी कि कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये एज एन इवेंट्स हैंडल होती हैं, और जो आपके पास दूसरा है वो एज अ सोर्सेज या रिसोर्सेज हैंडल होते हैं। और तीसरी चीज़ पीछे क्या रहेगी? इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक तमाम फिनोमिनाज जो आपके रिसोर्सेज में चेंज लेके आते हैं। मसलन आपके पास कैश था 10 लाख रुपए, आप वो 5 लाख रह गए, तो ये चेंज आ गई ना आपके रिसोर्स के अंदर। ये चेंज डेफिनेटली परचेजेस की सूरत में आई होगी या एक्सपेंसेस की सूरत में आई होगी, समझ आ रही है ना। तो ये जो भी ये फिनोमिना हुआ दैट इज रिकॉर्डेड एज एन, ये सिर्फ एक न्यू फिलॉसफी या न्यू फ्रेमवर्क है जो आजकल यूज हो रहा है
ERP सिस्टम्स के अंदर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स के अंदर। और एजेंट्स क्या हैं? वो तमाम डिपार्टमेंट्स, यानी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी एक एजेंट है। वो क्या कर रहा है? वो रिसोर्सेज और इवेंट्स के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है उनको रिकॉर्ड कर रहा है या उनको मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह इकोनॉमिक इंडिविजुअल्स या फिर इकोनॉमिक एजेंट्स वो सारे इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपके इकोनॉमिक इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मसलन आप जब सेल्स करते हैं तो एजेंट्स आपके कौन कौन से होंगे? नंबर वन तो वो बंदा है जो सेल्स को रिकॉर्ड करेगा। वो आपका अकाउंटेंट हो सकता है, वो आपका कोई क्लर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नंबर टू आपका वो सप्लायर है जिससे आपने परचेजेस की हैं। नंबर थ्री क्या है? आपकी इन्वेंट्री है जो जो उस परचेजेस करने की सूरत में उसके अंदर भी चेंज आई है। तो ये तीन आपके पास जो है ना वो रिसोर्सेज हो गए हैं और एजेंट्स भी इसके अंदर आ गए हैं। तो इन तमाम को आपने इस व्यू पॉइंट के साथ आपने इसको जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेना है। दे आर पार्टीज बोथ इनसाइड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती हैं, जैसे सप्लायर जो है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेंट्री आपकी इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है और अकाउंटेंट भी आपका जो है वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। तो एजेंट्स हमारे पास आपके तमाम सेल्स क्लर्क्स, आपकी प्रोडक्शन वर्कर्स, आपके शिपिंग क्लर्क्स, कस्टमर्स एंड वेंडर्स, ये सारे इस सिस्टम के अंदर एज एन एजेंट्स कहलाते हैं। तो ये हमारे पास चार मॉडल्स हैं जी। एक हमारे पास मैनुअल था, फिर फ्लैट फाइल आया, फिर हमारे पास जो है वो डेटाबेस मॉडल आया और उसके बाद आखिरी जो है वो REA मॉडल है। इसका इतना ही तारुफ आपकी बुक में और आपके लेक्चर्स में लिखा हुआ है। मजीद डिटेल जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी जब REA मॉडल की बुनियाद के ऊपर आजकल जो सिस्टम्स बन रहे हैं, जिनको आजकल आप ERP सिस्टम्स कहते हैं, ये सारे सिस्टम्स जो हैं ये रिलेशनल डेटाबेस और पर मुश्तमिल हैं, शेयर डेटाबेस पर मुश्तमिल हैं और इनके अंदर जो फिलॉसफी, जो थिंकिंग यूज़ हो रही है वो REA मॉडल वाली यूज़ हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी। बहरहाल एनी हाउ अगर फिर भी कोई आपको लगता है कि इशू है तो आप जो है वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और डिस्कशन में भी इसको क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।